Hello and welcome back once again to your own channel Judicious. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 को डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। और इस एक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे वो करेंगे बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में, फिर इसके अंदर कौन कौन सी 3 स्कीम्स आती हैं, बेसिकली प्रोविडेंट फंड होता क्या है, बेसिक सिस्टम क्या है प्रोविडेंट फंड का, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, फिर सैलरी को डिफाइन करेंगे, फिर एक चीज यहां पर आती है राउंडिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये क्या होता है वो देखेंगे, और फिर हल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 जिसको ईपीएस स्कीम बोलते हैं, और लास्ट एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 जिसको ईडीएलआई स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्ट का स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, याद रखिए कि ये एक्ट आने से पहले प्रोविडेंट फंड का कोई भी प्रोविजन प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इस एक्ट से पहला जो एक्ट था, इससे पिछला वाला जो एक्ट था जिसका नाम था प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो कवर करता था जैसे कि रेलवेज या लोकल अथॉरिटीज को, मगर प्राइवेट एम्प्लॉइज को उस एक्ट में इंक्लूड नहीं करा गया था। इसी वजह से ये वाला एक्ट जो हम इस सेशन में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 इंट्रोड्यूस करा गया किस पर्पस से कि प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स जो हैं वो प्राइवेट एम्प्लॉइज तक भी पहुंचाए जा सके। अब इस एक्ट के अंदर 3 स्कीम्स हैं जैसे मैंने पहले बताया था। वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं आप एक बार देख सकते हैं। एक है प्रोविडेंट फंड स्कीम जिसको ईपीएफ स्कीम बोलते हैं, फिर है पेंशन स्कीम जिसको ईपीएस स्कीम के नाम से जाना जाता है, और एक है इंश्योरेंस स्कीम यानी कि ईडीएलआई। इनके बारे में हल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, मगर उससे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, किसी भी एम्प्लॉय के जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो वेट करते हैं उसके सैलरी के आने का। जैसे ही सैलरी आती है वो पूरी की पूरी सैलरी उस एम्प्लॉय के मंथली एक्सपेंसेस को पे करने में खत्म हो जाती है। मतलब कि महीने के एंड में एम्प्लॉय के पास कुछ भी सेविंग नहीं रहती। शायद इसलिए कहा गया है कि पैसा कमाना तो आसान है मगर उसको सेव कर पाना मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून ने, लॉ ने एक तरीका निकाला, एक रास्ता निकाला इससे बचने के लिए। वो क्या था? कानून ने एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू जैसे ही एम्प्लॉय की सैलरी उसके अकाउंट में आएगी उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और जब ये एम्प्लॉय ओल्ड एज में जाकर रिटायर हो जाएगा तो उसको अपना वो सेव्ड अमाउंट ऑफ मनी उस टाइम पर मिल जाएगा ताकि वो अपना ओल्ड एज में अपने एक्सपेंसेस आराम से बियर कर सके। सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मगर अब हमें ये समझना है कि बेसिक सिस्टम क्या है। ये तो ठीक है, लॉ ने सिस्टम तो बना दिया, मगर कैसे होगा ये, इसको एक बार देखते हैं कि सिस्टम मालूम होना यहां पर जरूरी है। इस एक्ट के थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो एम्प्लॉय की सैलरी का 10% हर महीने उस एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। कौन? दोनों, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए 5,000 रुपए पर मंथ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा पीएफ के अंदर वो होगा कितना? 10% ऑफ 5,000 यानी कि 500 रुपए, जो कि सैलरी से अलग होगा। ये तो हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी पीएफ अकाउंट के अंदर उसकी सैलरी का 10% होगा, यानी एग्जांपल के हिसाब से 5,000 रुपए का 10%, ये भी 500 रुपीज आता है, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कट हो जाएगा। मतलब कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो सैलरी से अलग है, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में से डिडक्ट होगा। मगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पैसा जमा करने की किसकी है? एम्प्लॉयर की रखी गई है एज पर दी एक्ट। तो अगर बात करें कि एम्प्लॉयर फिर पे कितना करेगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पर मंथ कितना पे करेगा? सैलरी माइनस पीएफ कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। जो पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसके पीएफ अकाउंट में डाला है वो तो एम्प्लॉयर माइनस करेगा ही ना। यानी कि अगर सैलरी 5,000 है तो अंडरस्टूड है कि उसमें से 500 रुपए कट के उसको मिलेंगे, 4,500 रुपए उसको एम्प्लॉयर पे करेगा, क्योंकि 500 रुपए जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में उस पीएफ कंट्रीब्यूशन में डाले हैं वो डिडक्ट कर लेगा। हालांकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, वो एम्प्लॉयर को अलग से देना पड़ेगा।
अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है हर उस एस्टेब्लिशमेंट पर जहां पर 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ के अंदर 10% से 12% तक। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय चाहे तो 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दे अपने पीएफ के अंदर, अपनी सैलरी में से डिडक्ट कर कर, मगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिक्स रहेगा, चाहे वो 10% हो या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% करा है तो वो। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के कहने पर कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ के अंदर, एम्प्लॉय मान लीजिए कह रहा है कि नहीं मुझे 10% नहीं मुझे 20% कंट्रीब्यूट करना है अपनी सैलरी का अपने पीएफ के अंदर, तो एम्प्लॉयर वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो एक्स्ट्रा जो उसने कंट्रीब्यूट करा है वो पैसा वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉय के डायरेक्शन पर किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, कोई एम्प्लॉय, अगर हम ग्रेचुइटी की बात करें तो ग्रेचुइटी के लिए कोई भी एम्प्लॉय एलिजिबल कब होता है? जब उसने 5 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस करी हो। मगर यहां पर इस केस में कोई भी एम्प्लॉय ईपीएफ के लिए एलिजिबल उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से उसने सर्विस को ज्वाइन करा है। पीएफ का पैसा ट्रांसफर होगा हर महीने एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट के अंदर। ये 6 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने जरूरी है। अब डिफाइन कर लेते हैं सैलरी को। अब आप कहेंगे सर सैलरी को डिफाइन करने की क्या जरूरत है, वो तो पता ही है, हर महीने कुछ हम काम करेंगे तो उसके बदले में एम्प्लॉयर हमें कुछ पैसे देगा। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। सैलरी को भी अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो सैलरी के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक बेसिक सैलरी, फिर एक आता है डीए जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, और एक होता है रिटेनिंग अलाउंस। तो बेसिक सैलरी क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ मनी है, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है जो एम्प्लॉय हर महीने उसको मिलनी ही मिलनी है, इंक्रीमेंट वगैरह को हटाकर, और अगर कुछ उसमें से डिडक्शन होने हैं, कुछ चीजें उसमें से माइनस हो रही है उनको भी हटाकर। मतलब ये एक बेसिक फिक्स सैलरी है जो हर महीने एम्प्लॉय को मिलनी है। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट है डीए जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। इसको आप एक कुछ बोनस कह लीजिए या इंक्रीज्ड पे, कुछ पेमेंट में इंक्रीज इसको कह सकते हैं। क्यों वो करा गया है? ताकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो इंक्रीज हुआ है उसको सेट ऑफ करने के लिए, या फिर ये कह लें कि महंगाई का इंपैक्ट, इन्फ्लेशन में पता है बढ़ता रहता है, तो उस इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे दिया जाता है उसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंस यानी डीए। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा है यहां पर रिटेनिंग अलाउंस। ये क्या है अभी इसको हम समझते हैं। रिटेनिंग अलाउंस समझने के लिए एक बहुत बेसिक चीज समझते हैं कि हर कोई भी एम्प्लॉयर हो जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसका बिजनेस टेम्परेरीली कम चल रहा है, मतलब उतना बिजनेस नहीं है उसके पास, तो वो टेम्परेरीली अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देगा। और अगर उस एम्प्लॉयर का बिजनेस ऑल टुगेदर बंद हो जाए तो वो क्या एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर देगा। बहुत सिंपल है। अब जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं जिनको टेम्परेरीली लेड ऑफ करा गया है, हो सकता है कि उनको आपका कॉम्पिटिटर हायर कर ले। ठीक है भाई, हमारे पास काम था नहीं, बिजनेस हमारा लो चल रहा था, तो हमने टेम्परेरीली उनको बोला कि आप लोग अपने घर बैठिए। अब वो एम्प्लॉयज अपने घर चले गए, वो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको हमने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रखी है, पहले ट्रेनिंग पर भी खर्चा किया है उनके ऊपर। अब वो लेड ऑफ थे, वो घर चले गए टेम्परेरीली, और कॉम्पिटिटर ने अगर उनको हायर कर लिया तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो लगा उन स्किल्ड एम्प्लॉयज के ऊपर वो वेस्ट चला गया। तो ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, इसीलिए कुछ पैसा हर महीने इन लेड ऑफ एम्प्लॉयज को भी दिया जाता है। कौन से एम्प्लॉयज को? जो टेम्परेरीली लेड ऑफ करे गए हैं, ताकि हम उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर रिटेन कर सकें। अब क्योंकि ये पैसा उनको फ्यूचर में रिटेन करने के पर्पज से हम दे रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिटेनिंग अलाउंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर, वो है राउंडिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्यों पड़ी? हो सकता है कि पीएफ का पैसा, क्योंकि इसमें 3 सैलरी का पार्ट है पीएफ, और सैलरी के अंदर हमने बेसिक सैलरी भी देखी, डीए भी है, रिटेनिंग अलाउंस भी है, तो जरूरी नहीं है कि कोई राउंड फिगर में ही इसका फिगर निकल के आए, हो सकता है पॉइंट्स में भी इसका आ जाए। तो उसको हम किस हिसाब से पेमेंट करेंगे या किस हिसाब से पीएफ का पैसा हम डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, वो है नियरेस्ट टू ₹1। एग्जाम्पल लेकर समझना आसान रहेगा। अगर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का जो अमाउंट है वो ₹500.26 आ रहा है,
तो इसको हम 500 रुपीज यानी 500 रुपए ही मानेंगे। क्यों? सिंपल रीजन है, 500 0.26 है, ये जो 0.26 है ये 0.50 से कम है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट टू ₹1 और इसको मान लेंगे 500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ अगर जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का अमाउंट है वो निकल के आ रहा है 500 रुपए 85 पैसे, 500 रुपीज प्लस 85 पैसे, तो ये जो फिगर है इसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट टू ₹1 और इसको मान लिया जाएगा 501 रुपए, क्योंकि 0.85 जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में निकल कर आया वो 0.50 से बड़ा है, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट टू ₹1 के हिसाब से और ये अमाउंट आ जाएगा 501। अब जो अगली स्कीम हम यहां पर देखेंगे वो है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, जिसको ईपीएस स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है ये स्टैब्लिश करी गई थी इस एक्ट के थ्रू, इस पर्पस से कि पेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए एम्प्लॉइज को, उन एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज को या उन क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज को जहां पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। और कब दिया जाएगा उनको ये पेंशन का पैसा? जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं या परमानेंटली और फुल्ली इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं यानी डिसेबल हो जाते हैं, या फिर अगर उनकी ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो ये पैसा उनको दिया जाएगा। इस एक्ट ने क्रिएट करी थी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईयर 1995 में। एम्प्लॉइज के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी ये पेंशन के बेनिफिट मिलेंगे। डिपेंडेंट्स में चाहे विडोज या विडोर्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं और या फिर ऑर्फन्स, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। लास्ट स्कीम है ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। इसी एक्ट ने ये स्कीम ईडीएलआई स्कीम क्रिएट करी अगेन उन एम्प्लॉइज के लिए जो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स में या ऐसे क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है, और पर्पस था एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स को इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करना इन केस एम्प्लॉइज की डेथ हो जाती है while working or while their due course of employment. So that is it regarding this act. Thank you for watching. Stay tuned for more. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.